जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है सेट्स, समुच्चय। उसके ऊपर आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। अभी ये चैप्टर 11th की बुक में फर्स्ट चैप्टर है। जब मेरा समय था स्कूलिंग का तब ये 9th क्लास का पहला चैप्टर हुआ करता था। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात समझ में आपको ये होगी कि ये जो सेट्स है ये 9th क्लास में यदि पहले था और अभी 11th में है तो इसका लेवल क्या होगा, इसका समुच्चय का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे सेट होता है। तो अलजेब्रा का ये पहला चैप्टर है। वैसे भी स्कूलिंग का ये 11th का पहला चैप्टर होता है सेट्स, तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए इस चैप्टर को। समुच्चय एक ऐसा चैप्टर है जो 9th क्लास का बेसिक को भी कवर करता है 11th में। और जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे कुछ YouTube चैनल्स हैं, आप इसको देखें, विजिट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाल घंटी जरूर बजाएं। ये काम तो आप सबसे पहले करें। तो यहाँ पर ये कुछ चैनल्स के बाद में मैं बात करता हूँ सेट्स के बारे में। और डियर चिल्ड्रन, इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, पूरे चैप्टर में पढ़ने के दौरान आपको इतना याद रखना है कि इस पूरे चैप्टर में हमको समझना है इसका थ्योरेटिकल वर्जन, क्योंकि यहां से 3 से 4 क्वेश्चन एनडीए की एग्जाम में फिक्स है, आते ही हैं। सेट्स यानी कि समुच्चय। समुच्चय का मतलब हिंदी में होता है इकट्ठा करना। सेट हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द है, सेट करो। यहां पे बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, किसी ने बोला सेट करो। सेट करो का मतलब जमाओ। जमाओ का मतलब होता है किसी भी चीज को व्यवस्थित करो, सेट करो। सेट करने का मतलब है कि सेट करना तो उसका अपना एक क्राइटेरिया होगा। अपना एक क्राइटेरिया का मतलब होता है कि हर किसी को हर किसी के साथ नहीं जमा सकते हैं। घर में जब बहुत सारे बर्तन पड़े तो किताबों के साथ नहीं रखेंगे उसको, बर्तन को बर्तन के साथ रखेंगे। फिर उसमें भी कैटेगरी है कि जैसे स्पून है तो स्पून के साथ रखना, ग्लास है तो ग्लास के साथ में, डिश है कुछ ऐसा है, प्लेट्स है, थाली है, कटोरी, चम्मच, जो भी है, तो उसकी कैटेगरी वाइज रखेंगे। फिर उसमें भी कैटेगरी करते हैं हम लोग, छोटी अलग, बड़ी अलग, डेली यूज वाली अलग, यदा कदा उपयोग होती है, साल में 4 बार कोई बच्चे गेस्ट आ गए तो यूज होती है, तो वो अलग, इस प्रकार की चलती है। हर जगह कैटेगरी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी चीज को सेट करते हैं। अब यहां पर आपको एक सबसे बड़ी बात समझनी है कि सेट करना क्या होता है, तो जमाना होता है। ये आपको समझ में आया। समुच्चय का मतलब होता है किसी भी चीज को जमाना। जमाने का मतलब होता है कि उसको उसकी जो लेवल है उसका, उस लेवल के अकॉर्डिंग उस चीज को आप क्या कर दो, जमा दीजिएगा। ओके, अब जमाने के बाद क्या करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग वाला बंदा ही समझ सकता है कि जमाने का बेसिक मीनिंग क्या है, तात्पर्य क्या है। मैं यदि बोलूं कि आपकी जो पूरी क्लास है, इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे का सेट बनाओ। सबसे इंटेलिजेंट बच्चे का जब आप सेट बनाओगे तो आप बोलोगे इंटेलिजेंट बच्चा तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी के लिए, मेरे लिए इंटेलिजेंट कोई एक है, किसी के लिए दूसरा हो जाएगा। जिसको मैं इंटेलिजेंट मानता हूं उसके लिए दूसरा बी नाम का बंदा बोलेगा ये तो फालतू है, मेरे से एक दिन इसने जय हिंद नहीं बोला था। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, क्योंकि हर बंदे के लिए इंटेलिजेंस अलग अलग होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे हम लोग, और वो एग्जाम्पल है अभी तक का सबसे बेस्ट, और ये सेट को समझने के लिए सबसे शानदार एग्जाम्पल में से एक है। वो है डेंजर एनिमल्स, डेंजर जानवर, डेंजरस एनिमल्स, खतरनाक जानवरों का समुच्चय बनाओ। खतरनाक जानवरों का समुच्चय बनाओ, इसका मतलब क्या हुआ रे भाई? खतरनाक जानवर किसको बोलते हैं? अब कोई बोलेगा कि मैं तो छिपकली से डरता हूं, कोई बोलेगा मैं तो हाथ में लेके चलता हूं। बात को समझने की जरूरत है अब यहां पर कि ये जो डेंजर एनिमल्स है, डेंजर कुछ एनिमल्स या कुछ भी ऐसे बर्ड्स वगैरह हो गए जिससे हम कुछ बच्चे डरते हैं, कुछ नहीं डरते हैं। ऐसे चलती क्लास में यदि गर्ल्स और बॉयज बैठे हुए हैं, जरा सोच के देखो कि एक छिपकली गिर जाए और गर्ल्स वाली टेबल पे गिर जाए तो पूरी क्लास का क्या हाहाकार मचेगा।
अब वॉइस तरफ गिरे तो मैं भी कुछ होगा नहीं, छिपकली गिर के चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। सोचने वाली बात यह है कि मेरे लिए डेंजर छिपकली हो सकती है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए हो सकती है, मेरे लिए नहीं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं शेर खतरनाक होता है। अरे हो सकता है कोई व्यक्ति शेर के गले में हाथ डाल के पट्टा बांध सकता है, कोई बिल्ली से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, कोई नहीं डरता है, डेली पट्टा बांध के घुमाने निकल जाता है पूरा यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते करते। बात ऐसी हो रही है अब यहाँ पर कि क्या समझे इन चीजों को हम लोग भाई। जमाना है, अब जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट टीम में कोई आपसे बोले कि बेस्ट क्रिकेटर का नाम बताओ, आपने नाम ले दिया विराट कोहली का, कोई बोलेगा अरे फालतू है, मेरे को तो नहीं जमता है ये, मेरे को तो रोहित शर्मा जमता है। किसी ने रोहित शर्मा का नाम ले दिया, अरे नहीं मेरे को नहीं जमता है ये। तो ऐसी कंट्रोवर्सी जहां पर क्रिएट होती है वहां पर सेट करना किसी भी चीज को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको किसी ने बोला है कि तुमको बेस्ट क्रिकेटर का, बेस्ट हॉकी प्लेयर का, फुटबॉल प्लेयर का सेट बनाना है। तो डियर चिल्ड्रन, बेस्ट की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। बेस्ट किसको बोलते हैं ये हमको पता ही नहीं है, क्योंकि बेस्ट कंडीशन के वाइज चलता है। विराट कोहली ने एक मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट मैच में रन मार दिए, बना दिया, और बनाने के बाद में मैच जीत गई, विराट कोहली बेस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मैच में विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, हार गया, विराट कोहली खराब हो जाएगा, फालतू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फालतू? क्योंकि कंडीशन के वाइज बेस्ट, बेटर, बेस्ट, खराब, बैड ये डिसाइड होते हैं। कुछ चीजें ऐसी रहती है जो कंडीशन कैसी भी हो जैसी की तैसी ही रहती है। कि 2011 के वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से वनडे कप में सेंचुरी किसने बनाई थी? आप यहां बोल सकते हो कि रोहित शर्मा ने बनाई थी, विराट कोहली ने बनाई थी, उन्होंने बनाई थी। ये चाहे सेंचुरी लगाने के बाद में हारी हो, जीती हो, चाहे आपका फेवरेट क्रिकेटर हो या ना हो, वो तब भी फैक्ट रहेगा। तो ऐसे क्रिकेटर का आप सेट बना सकते हो जो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में आता हो। जैसे मैं बोलूं कि AEIOU ये 5 अल्फाबेट हैं जो वोवेल्स भी हैं, इनका सेट बनाओ। मैंने जैसे ही बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट में से 5 जो वोवेल्स होते हैं या जो वोवेल्स होते हैं उनका सेट बनाओ, आपने लिख दिया AEIOU। अब कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि भाई ये वोवेल्स नहीं है इंग्लिश अल्फाबेट के, मेरे गांव में तो के भी आता है, एम भी आता है, एन भी आता है, ऐसा नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के आप क्या कर सकते हो? सेट बना सकते हो, समुच्चय बना सकते हो। मतलब आंकड़ों को संग्रहित करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसको संग्रहित करना, उसको हम बोलते हैं सेट। कैसे करें? सेट बनाने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज। डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, डाटा को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? सेट करते हैं, सेट बनाते हैं। जरा आप फिर से बात को समझने की कोशिश करें आप लोग कि सेट करने के दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका क्राइटेरिया। सेट करने के दौरान उसको ध्यान रखना पड़ेगा अपना क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी क्या? कि जो सामने वाला बोल रहा है उसमें फैक्ट है कि नहीं है। यदि आप लंदन भी चले जाएंगे, अमेरिका भी चले जाएंगे, 7 समुद्र के अंदर भी चले जाएंगे जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, ये तब भी इंग्लिश के 5 वोवेल्स रहेंगे। आपका बिल्कुल कट्टर दुश्मन है कोई, जैसे पाकिस्तान आपका कट्टर दुश्मन है मान लीजिएगा, वो भी बोल दे यदि वो पढ़े लिखे हैं तो कि AEIOU 5 इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं मानना, लेकिन ये वोवेल्स भी होते हैं। ये फैक्ट हो गया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, नॉवेल्स यहां लिख दीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है मान लीजिएगा गोदान, तो गोदान को आप यहां लिख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कर्मभूमि, कर्मभूमि यहां लिख सकते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रिटर्न नहीं है, उन्होंने नहीं लिखा है, लिखा है। लेकिन मैं यदि बोलूं कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए बेस्ट उपन्यासों का संग्रह करके दीजिएगा, नहीं कर सकते, क्योंकि बेस्ट उपन्यास मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। डियर चिल्ड्रन, बात को समझिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने लिखा यहां पे इंदौर, भोपाल,
जबलपुर, ग्वालियर। मान लीजिएगा मैंने ये ऐसे शहर लिखे, किसी ने बोला कि ये क्या है, मैंने बोला मध्य प्रदेश के 4 बड़ी मेजर सिटी है। चलिए बड़ी को भी छोड़ देते हैं, 4 सिटी है। कोई ये नहीं बोल सकता कि जबलपुर एमपी में नहीं आता है, भोपाल अभी फिलहाल तो आता है, ग्वालियर एमपी में नहीं आता है, आता है, इंदौर भी आता है। लेकिन मैं बोलूं कि ये सबसे बेस्ट सिटी है, मेरी फेवरेट सिटी है, बिल्कुल गलत। फेवरेट सिटी हो सकता है भोपाल किसी की होगी, किसी की नहीं होगी। तो सेट बनाने का अपना एक तरीका, उसका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए और क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, और जो आंसर आपने दिया वही आंसर कोई और भी देना चाहिए। जैसे मैंने बोला फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट यदि आपने बनाया तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब कोई बोलेगा फर्स्ट 5 1 से शुरू नहीं करेगा भाई, हम तो 5 से करेंगे, 5 6 7 8 9। तो हमारे घर का काम नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑलवेज, हमेशा वो नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है। तो पहला नंबर तो 1 रहेगा। अब आप कहीं पर भी चले जाओ, ये नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होगा। और आपने फर्स्ट 5 बोला, फर्स्ट 5 लिख दिया। फर्स्ट 10 बोलोगे तो 1 से लेके 10 तक आ जाएगा, 20 तक बोलोगे 1 से लेके 20 तक आ जाएगा, 50 तक बोलोगे 50 तक आ जाएगा, कहीं से भी बोलोगे कहीं तक भी आ जाएगा, लेकिन पहला नंबर तो 1 होगा। तो यहां पर क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। चेक कर, ठीक है। सो क्या समझने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा डियर चिल्ड्रन, क्योंकि कंडीशन ही इंपॉर्टेंट होती है सेट को समझने में। तो सेट की यहां पर एक डेफिनेशन में लेकर आ रहा हूं, और वो डेफिनेशन आपके सामने कैसी चलेगी, जरा एक बार हम यहां पर देखेंगे वापस। सेट की कंडीशन, सेट किसको बोलते हैं, समुच्चय किसको बोलते हैं। समुच्चय यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट किसको बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को। सुपरिभाषित शब्द को जरा पकड़ने की कोशिश करें, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित जिसके बारे में कोई विरोध ना कर सके, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को जिसका कोई विरोध ना कर सके, जिसके बारे में कोई खिलाफ ना बोल सके कि आपने जो लिखा है वो गलत लिखा है। मैंने 2 बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखे थे, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर या फर्स्ट नेचुरल नंबर, और मैंने एक और लिखा था AEIOU, इंग्लिश के वोवेल्स, अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला के नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर का समुच्चय बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि AEIOU इंग्लिश के 5 वोवेल्स पूरी दुनिया में यूनिक है। नेचुरल नंबर 4 फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर आपका सेट बना सकते हो। मतलब बात चल रही है कि सेट किसका बन सकता है, आप इकट्ठा किसको कर सकते हो। तो इकट्ठा कर सकते हो आपको सुपरिभाषित वस्तुओं को, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को आप इकट्ठा कर सकते हो। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को आप इकट्ठा कर सकते हो, जिसके बारे में कोई ये नहीं बोल सके कि नहीं भाई ये 5 स्वर हमको नहीं जम रहे हैं। ये जमने वाला प्रश्न ही नहीं है। AEIOU 5 वोवेल्स जमने वाला प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है कि ये 5 वोवेल्स होते हैं, बात खत्म। अब कुछ चीजें वेल डिफाइन होती है, ये हम और डीप में जाके समझना चाहिए। जैसे भारत में यदि आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, उधर से जो गाड़ी आएगी वो बाएं से निकल के चली जाएगी, आप अपने लेफ्ट में चलो, वो उसके लेफ्ट में चलेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब ये नियम बना दिया है भारत में, जो भी अभी तक फिलहाल कार बनेगी उसकी ड्राइवर सीट राइट साइड में होगी।
अब कल से कोई कार वाला बोल दे कि नहीं यार मेरे को राइट साइड में बैठना है, मुझे जैसे अमेरिका में जो कारें चलती है लेफ्ट में ड्राइवर सीट होती है तो मुझे लेफ्ट में चाहिए, तो भैया भारत में पॉसिबल नहीं है वो। आप अपनी पसंद बता सकते हो, बेशक सही है, लेकिन भारत में संभव नहीं है वो कि ड्राइवर सीट लेफ्ट में हो। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको राइट में बैठना पड़ेगा, राइट में चलाना पड़ेगी, ड्राइवर सीट राइट साइड में ही होगी, बात खत्म। इसको बोलते हैं वेल डिफाइन। अभी आज मंडे है, आज सैटरडे है, आज कोई भी डे है XYZ, अब कोई बोले कि नहीं यार आज मेरा बर्थडे है और आज तो मैं संडे मनाऊंगा, तो संडे तुम मनाओ, तुमको जो करना है वो, लेकिन आज जो डे है वही डे है। अब आज मैं बोलूं कि आज सैटरडे है और आपकी आज 29 अक्टूबर है, 29 डे है, तो बोले 29 का सैटरडे के साथ में बोले कुछ बन नहीं रहा है, कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है, तो बोले क्या चाहते हो तुम? बोले मैं चाहता हूं कि आज मैचिंग के अलावा कुछ ऐसा हो कि ऐसा लगे कि आज 29 अक्टूबर भी हो और फ्राइडे हो। ऐसा नहीं हो पाएगा, ये वेल डिफाइन है, वेल मेंटेन है। ओके, आप कल से बोल दे कि नहीं मेरा नाम की जो स्पेलिंग है ये मेरे घर वालों ने जो रखी थी ये तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ तो भी लिखूंगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। कुछ चीजें वेल डिफाइन होती है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी। जैसे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्स्ट नेचुरल नंबर को शुरू 1 से कर किया है। कल से कोई बोल दे कि भैया होल नंबर बना के दिखाओ, होल नंबर बना के दिखाओ, तो आप बोलोगे 0 1 2 3 4, होल नंबर 0 से शुरू होता है तो फर्स्ट 4 होल नंबर हो जाएंगे ये। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझने की कोशिश आप लोगों ने की होगी, बेशक समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। तो सेट किसको बोलते हैं पहले ये क्लियर हो गया। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट पहली चीज। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो क्राइटेरिया है वो आपके दिमाग के से घुसना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि ये जो बोला जा रहा है ये सही है या नहीं। अब यहां पर मैं 2-4 शब्द बोलता हूं जो कभी भी वेल डिफाइन को डिफाइन नहीं करते हैं। बेस्ट, रोस्ट, गुड, खराब, बहुत अच्छा, खतरनाक, इंटेलिजेंट, ये सारे वर्ड्स, अमीर, गरीब, पुअर, रिच, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये क्या डिफाइन नहीं करती है, वेल डिफाइन नहीं करती। मैं बोलूं कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी अमीर लोग हैं उनका सेट बनाओ। अब मुझे एक बात बताइए, अमीर लोगों की कोई डेफिनेशन है क्या? मुकेश अंबानी के जो बचपन के दोस्त होंगे वो भी स्वाभाविक 100-200 करोड़ के मालिक होंगे। मुकेश अंबानी पता नहीं कितने लोगों के मालिक हैं, तो क्या वो कंपैरिजन हो सकता है क्या? अब उनके लिए वो एक अमीर है, एक गरीब है। अब हम छोटे मोटे काम करने वाले कभी मुश्किल से एक आध बाइक वाइक कार वार मिल जाए तो हमको लगता है देखो पैसे वाला है, अमीर है। तो ये अमीर गरीब की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो आदमी अपना लेवल देख के डिफाइन करता है कि ये गरीब है कि अमीर है। किसी को एक वक्त का खाना नहीं मिलता है, भूखा सोता है, रात को भूखा सोता है, तो हमको वो गरीब लगेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डाइट को कंट्रोल करने के लिए, मोटापे को कंट्रोल करने के लिए रात को भूखा सोते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो क्या वो गरीब हो गया क्या? गरीब की, अमीर की कोई डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलती है। किसी ने उपवास करा मान लीजिएगा, तो क्या वो गरीब हो गया क्या खाना नहीं खाया तो? और किसी ने मजबूरी से खाना नहीं खाया तो उसको भी हम गरीब नहीं बोल सकते। हो सकता है वो खाना नहीं चाहता है या जो भी XYZ है पूरा यहाँ पे। तो गरीब की कोई डेफिनेशन, अमीर की कोई डेफिनेशन, मेरे पास में 100 करोड़ है मान लीजिएगा, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं मेरे लिए, तो क्या तो 100 रुपए है मान लीजिएगा, किसी के पास में 1 रुपए भी नहीं है तो उसके लिए मैं अमीर हो गया। मेरे पास केवल 100 है, पड़ोसी के पास में 10,000 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1 लाख है, मेरे से ज्यादा है, वो मेरे लिए क्या हो गया? अमीर हो गया। तो ये तो साइकिल कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पे चेंज होती रहती है, बनती रहती है, आती रहती है। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इतना आपको ध्यान रखना है। ये एक बात आपको समझने की जरूरत है, ये एक चीज आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। एक बात और मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि जब भी हम ऐसी कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, ऐसी कुछ चीजें समझते हैं, तो इतना याद रखने की कोशिश करें कि क्राइटेरिया बिल्कुल अपने दिमाग से चलता है। ओके,
सो इस सेट को मैंने डिफाइन किया। जब भी आप सेट बनाने में कामयाब हो जाए तो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन किया जाता है, सारे एलिमेंट कोमा कोमा करके लिखे जाते हैं, ऐसा ऐसा करके लिखा जाता है। जैसे हमने 5 इंग्लिश के वोवेल का सेट बनाया था AEIOU, तो ये पांचों को कोमा करने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिखते हैं, यानी कि AEIOU। ठीक है, क्लियर है, AEIOU। सो ये सारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये जरा एक बार सोच के देख लेना। AEIOU कोमा कर्ली ब्रैकेट के साथ ही इसको लिखा जाएगा, जो भी इसके अंदर है मान लीजिएगा। ओके, सो सेट किसको बोलते हैं ये क्लियर हो गया। अब आपके पढ़ने का एक तरीका होता है। मैंने जैसे सेट की डेफिनेशन को क्लियर किया, मैं समझता हूं कि डेफिनेशन कई बार दिमाग में जाती है, कई बार नहीं जाती है, एग्जाम्पल के साथ में थोड़ी बहुत ज्यादा चली जाती है, लेकिन एनसीईआरटी की या कोई भी पर्टिकुलर बुक, एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट है यदि आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं। तो 11 की बुक को जब आप खोल के देखें, उसका एक्सरसाइज 1.1 निकाल के देखें और उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके मैं 4-5 आपको दे चुका हूं बातों ही बातों में। पृथ्वी पर रहने वाले सारे जानवरों का सेट बनाओ, बन सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले सबसे खतरनाक जानवरों का सेट बनाओ, नहीं बन सकता। खतरनाक की कोई डेफिनेशन नहीं, इसलिए नहीं बन सकता। 11 क्लास की कॉमर्स क्लास की बैच में, कॉमर्स की बैच में सबसे बढ़िया सुंदर बच्चे का सेट बनाओ, हैंडसम स्टूडेंट का सेट बनाओ, नहीं बन सकता। हैंडसम का सेट नहीं बन सकता, क्योंकि हैंडसम की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर बच्चा अपनी माँ के लिए सबसे दुनिया का हैंडसम होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का वेस्ट इंडीज का आदमी भी हो, लेकिन वो उसके लिए हैंडसम रहेगा। क्यों रहेगा भैया हैंडसम? वो इसलिए हैंडसम रहेगा क्योंकि वो माँ अपने बेटे को बहुत अच्छे से प्यार करती है, चाहती है। सो डेफिनेशन बदल जाएगी यहाँ पे, तो इसलिए वेल डिफाइन नहीं है। ओके, सो सेट को कैसे डिफाइन करते हैं वो क्लियर हो गया। अब सेट के हम टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। तो सेट बेसिकली 2 टाइप का होता है। बेसिकली एक होता है फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब परिमित और इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिमित। फाइनाइट और इनफाइनाइट, अब देखिए नाम से समझ गए होंगे आप लोग। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स, इनफाइनाइट का मतलब होता है फिक्स नहीं। फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब कि बहुत सारे होंगे। तो जैसे मान लीजिएगा कि मैंने नेचुरल नंबर का सेट बनाया 1 2 3 4 5। अब आपने बोल दिया मुझे फर्स्ट 5 चाहिए, आपने बोल दिया नहीं मेरे को तो नेचुरल नंबर के अलावा, जैसे मान लीजिएगा कि आपने डिफाइन कर दिया AEIOU 1 2 3 4 5 AEIOU। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट 1 2 3 4 5 या इंग्लिश के वोवेल्स हो गए AEIOU, या फिर यहां पर हो गए क्या, जैसे नेचुरल नंबर तो कहीं से भी शुरू होता है, ऐसा नहीं है, शुरू 1 से होता है पर खत्म कहां होता है आज तक किसी को नहीं पता चला। नंबर कहां से स्टार्ट हुए मालूम नहीं, खत्म कहां हुए मालूम नहीं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा ये पता है, लेकिन खत्म कहां हुए ये पता नहीं है। लाइक इंटीजर, इंटीजर आपका कहां से शुरू होता है किसी को याद नहीं है, कहां खत्म होता है किसी को याद नहीं है आज तक। तो ये नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हो जाती है। तो इसको इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं? बोले कहां खत्म हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दैट सेट, वी डोंट नो। तो कुल कितने नंबर है जब अपने को पता नहीं है, टोटल कितने नंबर है वो भी मालूम नहीं है। मालूम क्या है रे भाई तुमको? फिर तो हमको ये मालूम है कि जो इनफाइनाइट सेट और जो फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट है, इन दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि फाइनाइट है, सदस्यों की संख्या यदि फिक्स है और सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है,
तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, यानी कि इसके कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको। कार्डिनल नंबर का यदि आपको पता चल जाए, इसके अंदर कुल कितने सदस्य हैं, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हमने डिस्कस करा। अब आता है फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है रूफ। इसका एक और नाम है, वो है मेथड। सेट को डिफाइन करने की मेथड होती है, विधि होती है। सेट को जनरली दो मेथड से डिफाइन किया जाता है। एक होता है रोस्टर, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड को हिंदी में नाम देते हैं इसका समुच्चय निर्माण। क्या नाम देंगे इसका हिंदी में? समुच्चय निर्माण। ये सारी मेथड को बहुत अच्छे से समझना। क्यों समझना? उसका कारण ये है क्योंकि ये इंटरचेंज करने में काम आती है। इसको सारणिक बोलते हैं, सारणिक विधि, रोस्टर फॉर्म। अब स्वाभाविक है, टेबुलेशन फॉर्म एक दूसरा नाम है इसका। टेबुलेशन फॉर्म या इसको एक और अल्जेब्रिक मेथड, अल्जेब्रिक या रूल मेथड, टेबुलेशन मेथड या रोस्टर मेथड। टेबुलेशन के अलावा इसका एक और नाम आता है लिस्टिंग मेथड। नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आपको। लिस्टिंग मतलब लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ। मैंने आपको बोला कि भारत में अभी तक कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका समुच्चय बनाओ। तो पहला तो आपका क्वेश्चन होगा कि भारत में प्रधानमंत्री जितने रहे उनका समुच्चय बन सकता है या नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल बन सकता है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सेट बन सकता है क्योंकि ये पता है कि वो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, यदि कोई आपसे बोले कि अभी तक के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, उनका समुच्चय बनाओ, नहीं बना सकते क्योंकि हर व्यक्ति के लिए प्राइम मिनिस्टर अलग अलग होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर किसको कैसे बन सकता है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन पहले तो सेट बनेगा या नहीं बनेगा ये अपने को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सेट बन सकता है वो तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है ये भी पता होना चाहिए। तो अभी तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं भैया, वो फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट माना जाएगा। खैर, इसका लिस्टिंग बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, 47 में कौन बने, उसके बाद कौन बने, उसके बाद कौन है, कॉमा लगा लगा के। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, नेहरू जी ने 3-4 बार ली, इंदिरा गांधी ने 2-3 बार ली, तो उनको एक ही बार लिखना है। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, वो 2 बार आएगा 10 बार आए। नरेंद्र मोदी जी 2 बार आएंगे तो क्या नरेंद्र मोदी 2 बार लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो प्रधानमंत्री कुल कितने बने, कितने समय के लिए बने, वो एक अलग मैटर हो जाता है, तो उसको एक बार लिखना है। ये हो गया चीज क्लियर। तो ये मेथड मानी जाएगी सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड, क्योंकि आपने इसमें क्या करा, लिस्ट बनाई। मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने यहां पर लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा मैंने लिखा। अब ऐसा मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, तो आप क्या समझोगे इसमें? 2, 4, 6, 8, 10 यदि मैं लिख रहा हूं तो आप इसको क्या समझोगे कि मैं यहां पर ये समझूंगा कि 2, 4, 6, 8, 10 जो लिखा है ये फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। फर्स्ट 5 इवन पॉजिटिव नंबर्स हैं। धनात्मक सम संख्या पहली 5 संख्या है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं 2n। 2n हमेशा इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। ऐसा जब मैंने यहां पर लिखा तो आपको बताना पड़ेगा कि ये n कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ। तो n 1 से शुरू होगा, 5 पे खत्म होगा। n की जगह 1 रखोगे, 2 1 कम 2,
n की जगह 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 3 रखोगे 6, 4 रखोगे 8, 5 रखोगे 10। तो ये हो जाएगा आपके लिए 2n 1 से लेके जो 5 तक, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखा जाए तो ये दोनों चीजें एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये दोनों चीजें एक ही है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ये जो बोलना चाह रहा है वही ये भी बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है फर्स्ट 5n नेचुरल नंबर, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो बिल्ड करके लिख रखा है, मिला के लिख रखा है, जमा के लिख रखा है। और यहां जिस तरीके से आपने लिखा वो तरीका कैसा हुआ आपका? वो तरीका लिस्ट वाला है, अलग अलग डिफाइन करके लिखा है। तो इस वाले तरीके को, इस वाली मेथड को हम बोलते हैं रोस्टर या लिस्टिंग या टेबुलेशन मेथड, हिंदी में सारणिक। और इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर मेथड या अलजेब्रिक मेथड या रूल मेथड या समुच्चय निर्माण मेथड। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल्स मतलब कि किसी भी डेफिनेशन को पक्का कर देते हैं। अब ओड नंबर लेके दिखा रहा हूं आपको मैं। 1 2 1 3 4 नहीं आएगा, 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से। यहां पर 1 3 5 7 9 11 ये वाली चीज हमने लिखी। और यहां क्या लिखेंगे फिर हम लोग? इस लिस्टिंग मेथड हो गई। यहां पर हम क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 2n - 1। और ये n क्या है ये बताना पड़ेगा। तो ये n हो जाएगा आपका 1 से लेके जो 5 तक। सो ये 6 एलिमेंट है, तो आपको फिर 6 पे लेना पड़ेगा। अब देखिए ये सेट बिल्डर है, कैसे पता चल रहा है? तो ओड नंबर, ये सारे ओड नंबर्स हैं, दिस आर ओड नंबर्स कंप्लीटली। तो 2n - 1 को हम क्या करेंगे? जरा यहाँ पे n की जगह जरा 1 रख के देखें, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए 1 आ गया। n की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3। n की जगह 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 1 5 हो जाएगा। n की जगह 4 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। n की जगह 5 रखेंगे, 5 2 जा 10 9 हो जाएगा। n की जगह 6 रखेंगे -1 तो ये 11 हो जाएगा। देखिए डिफाइन हो गया। फार्मूला मेथड भी बोलते हैं इसको कई बार सेट बिल्डर को। फार्मूला मेथड मतलब कि सूत्र विधि, फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सेट किया, एक संचय तैयार किया हम लोगों ने, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, और उस स्ट्रक्चर का मेथड का नाम है सेट बिल्डर मेथड। ये वही बोल रहे, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का आपस में सेम है। जो ये बोलना चाहता है वो यही है, ये और ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये दोनों मेथड अलग अलग नहीं है, ये दोनों मेथड क्या है? बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। समझने की भरपूर कोशिश करें, समझने का तरीका ढूंढे, समझने की कोशिश करें कि सवाल किस तरीके से सेट होता है, सवाल किस तरीके से बनता है। ओके गाइस, सो क्या समझने की जरूरत है आपको यहाँ पर? आपको यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि सवाल किस तरीके से आ रहा है। ओके, बात को गंभीरता पूर्वक आप समझ रहे होंगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से मेथड किस तरीके से आती है वो आपको एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक बार समझने की जरूरत पड़ेगी। सो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। बस मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक नई चीज और बताना चाह रहा हूँ। कई बार लिखने का तरीका n की वैल्यू 1 से शुरू हुई है, 6 पे खत्म हुई है, कई बार 1 शामिल है, कभी कभी ये ऐसा भी लिख देते हैं 7 से छोटा। 7 से छोटे का मतलब होता है 6 उसमें इंक्लूड है। आपको 6 चाहिए, उन्होंने बोल दिया लेस देन 7। लेस देन 7 का मतलब 7 से छोटा, समझ में आ गया होगा। तो 1 से लेके 7 के बीच में। ओके, क्लियर है? बात समझ में आई? कहीं से कहीं तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत 1% भी हो तो आप बिल्कुल बेदाग होकर बता सकते हो। समझने की जरूरत है, समझने का तरीका है। और यहाँ पर एक और बात समझने की जरूरत आपको यह है कि दोनों मेथड को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बहुत आपको सॉल्व करना आती होगी, कभी भी किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। मान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन किसी ने आपको लिख के दिया, बोले ये कौन सी मेथड है, तो आप बोल देना भैया ये सेट बिल्डर मेथड है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या है? बिल्ड की हुई है।
अब इसमें x की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 4, एक आएगी 3। ओके, तो ये एक चीज कितनी बढ़िया बनी कि नहीं बनी बढ़िया। इस 4 और 3 ये कौन सी मेथड हो गई, तो आप बोलोगे ये मेथड हो जाएगी रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड में जा सकते हैं, रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर में जा सकते हैं। अब कल से कोई ये बोल देगा कि सर यहाँ पे ऐसा दे दिया, उसमें कैसे जाएं, तो x इक्वल टू 4 को लिख सकते हो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये कर दिया, इसका जरा मल्टीप्लाई करो, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। है जोरदार चीज, जबरदस्त आइटम है। और जबरदस्त आइटम ही नहीं है, ये फैंटास्टिक आइटम है पूरा। ये सवाल को आसानी से बेहतरीन तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करें, वो एक नमूना है जबरदस्त ये। और इस नमूने को हम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं वो भी आपको सोचना है पड़ा। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूं। सेट किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को। सेट बिल्डर किसको, सेट की डेफिनेशन के बाद में सेट के बेसिकली 2 टाइप, फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट 2 प्रकार के हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित। फिर हमने बात करी मेथड की, मेथड यानी कि रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर में कैसे जाएं, सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे आए। ये 2 मेथड हो गई, 2 2 4 और 1 5 आइटम अभी तक डिस्कस करें। मैं सारी एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूं। इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी क्वालिटी आपके सामने यही है कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और मैं एकदम प्रैक्टिकल हूं यहाँ पर, मेरा यहाँ पर पूरा फंडा जो है वो एकदम प्रैक्टिकल है, किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं इन चीजों को क्लियर करने में। एक बार जरा देखिए इन चीजों को, किस तरीके से बन सकता है, किस तरीके से नहीं बन सकता है। ओके, सो यहां पर एक अच्छी चीज ये समझने की जरूरत ये है कि ये तरीका किस तरीके से काम करता है। ओके, फिर आगे हम यहां पर थोड़ा सा और आगे चलें और आगे हम कंटिन्यू करें, इसको और डिफाइन करूं मैं, तो पूरे सेट में आपके सामने 2 चीजें और आएगी। एक आएगा नल सेट, नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी होता है। एम्प्टी सेट को वाइड सेट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिक्त समुच्चय यानी कि खाली। अब इसको डिफाइन करना कभी कभी लगता है बहुत आसान है, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो उसको खाली बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हमको कुछ चीजें बहुत ऊपर तक उठकर भी सोचना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, बस में जब हम बैठते हैं और वो जो 2 सीट जब रहती है, तो 2 सीट में एक आदमी बैठ गया और एक आदमी ने अपने बच्चे को यहां बैठा दिया। अब बैठा दिया, कोई नया आदमी आया, उसने देखा कि एक सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है, दूसरी पे भी कोई ना कोई बैठा हुआ है। बैठा हुआ है मतलब सीट भरी हुई है, सीट भरी हुई है इसका मतलब ठीक है नहीं है। लेकिन जब कंडक्टर आएगा वो बोलेगा मैडम बच्चे को गोद में लीजिएगा। क्यों लीजिएगा, क्योंकि मैडम इस बच्चे ने टिकट नहीं लिया है, यानी कि आपने इस बच्चे का टिकट नहीं लिया है। बच्चा बैठा हुआ था लेकिन सीट खाली मानी जा रही है क्योंकि उस बच्चे के नाम पे टिकट नहीं कटा था कंडक्टर ने। सो बस क्या हो गई, मतलब वो सीट क्या हो गई, एम्प्टी। अब इसको उल्टा कर दीजिए एग्जाम्पल को, कि उस महिला ने अपना टिकट लिया, साथ में बच्चे का टिकट भी ले लिया। अब बच्चे का टिकट लिया, अब वो सीट पे नहीं बैठा है, पहले से ही महिला की गोद में बैठा हुआ है, तो यहां पे खाली बैठ पड़ी हुई है सीट। लेकिन सीट खाली होने के बावजूद भी सीट भरी हुई मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि खाली और भरी डिफाइन कौन कर रहा है, टिकट। आप पैसा दीजिएगा, सीट आपकी है, सीट आपकी है। अब यहां पर आप बैठे या ना बैठे या खाली पड़ी रहे, ये आपकी समस्या नहीं है, आपने पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। सो एम्प्टी एलिमेंट, कई बार हमको लगता है कि यहां पे बहुत सारे एलिमेंट बैठे हुए हैं, तो ये एम्प्टी नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल प्रीवियस ईयर में देखा था,
कि 90, 91, इसको उन्होंने कैपिटल P नाम दिया था और पूछा गया था, स्टेटमेंट था P इज ए एम्प्टी, P इज ए एम्प्टी सेट। आपको ट्रू या फॉल्स बताना था, ट्रू या फॉल्स, सत्य या असत्य बताना था। तो बच्चा बोलेगा एम्प्टी सेट कैसे हुआ P के अंदर, तो बहुत सारे सेट हैं, लेकिन उन्होंने नीचे कुछ और भी लिखा हुआ था, P इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। P के अंदर क्या है, अभाज्य संख्या है। तो शुरुआत करें, क्या वास्तव में अभाज्य संख्या दिख रही है क्या? तो 90 में 2 का भाग जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। 91 में 3 का जाता है, सॉरी 13 का जाता है, 7 का जाता है, प्राइम नंबर नहीं है। 92 खुद इवन नंबर है, इवन नंबर में 2 का तो डिवाइड होता ही होता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 93 3 का जाता है, सो ये भी गलत। 94 इवन नंबर है। 95 डिविजिबल बाय 5। हर एक नंबर में खुद के अलावा, 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर का भी डिवाइड होता है, डिवाइड होता है। तो जो आपको प्राइम नंबर चाहिए थे वो प्राइम नंबर यहां नहीं है, तो ये किसी काम के नहीं है जो आपको चाहिए वो। सो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये सेट माना जाएगा एम्प्टी, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू। खाली सेट है ये। आप बोलोगे बहुत सारे मेंबर दिख रहे हैं, तो जो बोला गया है ना वैसे नहीं दिख रहे हैं। मैंने बोला आपको कि भैया ले मेरी तरफ से ये तू 1000 रुपए ले और अपनी जेब में रख ले, और मैंने वो 1000 का नोट 2016 के पहले वाला दिया, जो सरकार बंद कर चुकी है 2016 में। बातों ही बातों में मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव बता दिया। कैसे? 500 के और 1000 के नोट कब बंद हुए थे? 2016 8 नवंबर को। सो डियर चिल्ड्रन, छोड़िए उसको। सो 500 का नोट या 1000 का नोट यदि मैंने आपको 16 के पहले वाला दिया, वो आपके किसी काम का नहीं है, वो रद्दी के बराबर है। बच्चे भी नहीं खेलते हैं आजकल तो उनसे। मैंने आपको कोई खराब फोन दे दिया और आपने फोन को ऐसे पकड़ लिया कि देखो मेरे पास फोन है, बड़ा वाला फोन है, अरे फोन खराब है, चालू नहीं है, तो वो फोन नहीं होता है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। ये एम्प्टी रिलेशन क्या होता है कि जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड करा है वो क्राइटेरिया क्या फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपको देखा तो मजा आएगा, अदरवाइज दिक्कत है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, यदि आपको ये पता नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नल सेट किसको बोल सकते हैं, खाली सेट, वाइट सेट, तीनों एक ही नाम है ना। भारत देश में जितेंद्र को जीतू जीतू बोलने लग जाते हैं तो बच्चों को लगता है, लोगों को लगता है कि इसका नाम जीतू होगा, जबकि ऐसा नहीं है, उसका नाम कुछ और भी था या कुछ और भी है। सो यहां पर ये एक बात और गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत अब हमको लग रही है। ओके, सो ये नल सेट का मैंने एक आपको पार्ट क्लियर किया। अब एक आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से ही क्लियर हो गया। सिंगलटन सेट यानी कि इसका हिंदी में नाम रहेगा एकक समुच्चय। क्या नाम रहेगा? एकक समुच्चय। सिंगलटन सेट, एकक समुच्चय, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। एक छोटी सी बात और मैं बताना भूल गया था, खाली सेट को या तो केवल ब्रैकेट से या फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया था, तो ये इक्वल टू में केवल ब्रैकेट या ओनली फाई। फाई एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक क्वांटिटी है, समझ जाते होंगे आप लोग। केवल फाई, गलती से भी ये मत लिख देना, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये गलत है। सो ये एम्प्टी सेट, नल सेट या फाई किसको बोलते हैं वो क्लियर है।
और ये क्लियर है, यानी कि इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे। इसका मतलब भी आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, यहां पर एक बात और समझने की आपको जरूरत है कि नल सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो या तो ओनली ब्रैकेट से या फाई से, ये बात याद रखना है। ओके, सो हम आते हैं अब सिंगलटन सेट पे। यदि यहां पर केवल x लिखा हुआ है तो इसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर केवल सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल मतलब एक सदस्य हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने केवल 2 लिखा और यहां लिखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर दुनिया में केवल एक है। इवन प्राइम नंबर दुनिया में सिर्फ एक है और वो है 2, क्योंकि जो इवन नंबर होगा उसमें खुद का भाग जाएगा लेकिन साथ में 2 का भी जाएगा। जितने भी इवन नंबर है सब में 2 का डिवाइड होता है, लेकिन 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जिसमें केवल 2 का भाग जाता है, बाकी 1 का जाता है। तो ये 2 इवन प्राइम नंबर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंगलटन सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ये 2 सेट आपको आसानी से क्लियर हो गए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ओके, मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं। हमने डेफिनेशन डिस्कस करी, डेफिनेशन के बाद में हमने सेट के 2 टाइप के बाद में 2 मेथड, फिर मैं सेट के अलग अलग कंडीशन के बारे में चल रहा हूं। तो वो पहली कंडीशन थी, वो थी नल सेट, जिसके अंदर कोई है ही नहीं, नल सेट। जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक सदस्य हो, उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। ओके, और आगे चलकर अब हम बात करते हैं सिंगलटन और नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। वो होने के बाद में हम फिर से एक बार और डिस्कस करते हैं कि सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। वो क्लियर करने के बाद में हम एक बार फिर आ रहे हैं, मैं जो बात करने जा रहा हूं आपसे वो है सबसेट। ये अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होगी। सबसेट के पहले मैं यहां पर एक और नई चीज बात करता हूं, वो है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यानी कि इसको हिंदी में भी कार्डिनल नंबर ही बोला जाता है। सदस्यों की संख्या, कार्डिनल नंबर यानी कि सदस्यों की संख्या। जैसे मैंने एक ए नाम का एक सेट बनाया, AEIOU, तो इसके अंदर कितने सदस्य हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे N ऑफ A। आंसर होगा 5। कुल कितने सदस्य हैं उसके अंदर, कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का ही निकाला जाता है। कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का ही आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि आप सदस्यों की संख्या बताओगे किसकी, इनफाइनाइट में तो कितने हैं मालूम नहीं है, तो फाइनाइट है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिखा b = 0 1 2 3 4 8 10, ऐसा कुछ लिखा, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, N ऑफ B = काउंट करो कितने मेंबर हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट है तो एक ही बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी कार्डिनल नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, N ऑफ B = 7। ये कार्डिनल नंबर होता है, सदस्यों की संख्या बोलते हैं इसको। ओके, सदस्यों की संख्या के बाद में यहां पर एक और नई चीज पर हम डिस्कस करते हैं, एक और डेफिनेशन बोल सकते हो आप इसको, इक्वल सेट, और दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। बहुत डिफरेंस है इसमें, इक्विवेलेंस तुल्य, और ये हो जाएगा बराबर। जैसे मैंने यहां पर A बराबर लिखा 1 2 3 और B बराबर लिखा, इसको आगे पीछे करते हुए 3 2 1। सो यहां पर A = B है। यदि A और B आपस में बराबर है, दोनों सेट बराबर है, तो स्वाभाविक है उनके कार्डिनल नंबर भी बराबर होंगे।
ये सेट इक्वल सेट माने जाते हैं, दो बराबर समुच्चय माने जाते हैं। पर यदि मान लो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया ए बी सी और दूसरा वाला बी हमने क्या लिया 1 2 3, एक लिया ए बराबर ए बी सी, बी लिया 1 2 3, तो यहां पर माफ करना डियर चिल्ड्रन ए इक्वल टू बी तो नहीं है, क्योंकि ए के अंदर कुछ और मेंबर है, बी के अंदर कुछ और मेंबर है, कुछ और, लेकिन इसको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों के कार्डिनल नंबर आपस में बराबर हैं। इसको हम इक्विवेलेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों के कार्डिनल नंबर आपस में बराबर हैं, भले ही सदस्य अलग अलग है, उसके अंदर सदस्य हैं 1 2 3 यानी कि 3, और बी के अंदर मेंबर है 1 2 3 और ए बी सी। तो ए के अंदर भी 3 मेंबर है, बी के अंदर भी 3 मेंबर है, तो ये सेट माना जाएगा इक्विवेलेंट सेट। क्या माना जाएगा? इक्विवेलेंट सेट माना जाएगा। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हुआ वो जरा समझिएगा कि कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कार्डिनल नंबर आपस में बराबर होने चाहिए। ओके, और सबसे बड़ी बात है इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर तो बराबर होने ही चाहिए, लेकिन एज वेल एज सदस्य भी आपस में इक्वल होने चाहिए। यहां पे क्रम का चेंजेस है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्रम का चेंजेस में कोई दिक्कत नहीं है, बेशक चल सकता है। तो स्वाभाविक है एवरी इक्विवेलेंट से every equal set is always equivalent set, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट तो केवल एक ही बात बोलता है, मैंने तो केवल सदस्य बराबर कर दो। इक्वल दोनों बातें करता है। तो हर एक इक्वल सेट आपस में क्या होता है? हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता ही होता है, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता है। ओके, सो ये एक बहुत मजेदार बात थी, बहुत बढ़िया बात थी पूरी। तो इस सेट की मान के चलिएगा मैंने 10% डेफिनेशन क्लियर करी है, अभी 90% और हेवी वाली डेफिनेशन अभी भी बची हुई है। और सेट के पीछे मैं इसलिए भी पढ़ता हूं क्योंकि ये सेट एक ऐसा चैप्टर है जो सवालों को बिंदास तरीके से सॉल्व करवा देता है। आसानी से आंसर, आसानी से कैलकुलेशन यहां पर निकल जाता है। एक बार मैं फिर लास्ट में आपको ब्रीफली इसको रिवाइज कर रहा हूं। सेट की डेफिनेशन के ऊपर हमने डिस्कस करा नंबर एक चीज। सेट के ऊपर डिस्कस करने के बाद में दूसरा काम हमने सबसे इंपॉर्टेंट करा, वो काम था हमारे लिए सेट के 2 टाइप। फिर हमने करा सेट की 2 मेथड, रोस्टर और सेट बिल्डर। मैंने उनके अलग अलग नाम भी लिखे हैं। फिर हमने डिस्कस करा सेट की डेफिनेशन के बाद, अपना मेथड के बाद में नल सेट किसको बोलते हैं, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यदि एक एलिमेंट है पता चला कि वो आंसर में नहीं, उसका नाम आंसर में है। ओके, वो एक हो गया क्लियर। दूसरा, उसके बाद में मैंने बात की इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ओके, सो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों सेट डिफाइन होने के बाद में हम सेट की थ्योरी को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस लगाएंगे। अब मैं इसका अगला वीडियो बड़ा जबरदस्त है और मान के चलिएगा कि यहीं से एनडीए की एग्जाम बनती है। कहीं से भी सवाल आ जाओ, कैसा भी सवाल आ जाओ, यहीं से बनेगा। और ऐसी डेफिनेशन में क्या क्या आएंगे वो एक बार सुन लीजिएगा। सबसेट, उपसमुच्चय, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ, यूनियन, संघ, यूनिवर्सल, समष्टि, कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ये 5-6 आइटम यदि आपने पढ़ लिए, चैप्टर खत्म हो गया, ये मान सकते हो। कहीं से भी क्वेश्चन बन जाओ, आप सवाल बना सकते हो। ओके, सो ये मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपके सामने रखा। मैं बहुत स्लो चलता हूं, मैं एक एक चीज को बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि खोपड़ी में गुस्सा नहीं है आपके। सो डियर चिल्ड्रन, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।